Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the topic railways of the chapter number 6 colonialism and urban change. So what about the railways, because we are doing the colonial rule के अंदर की changes क्या क्या हुए, colonial rule के अंदर कौन कौन से changes आए, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. So railways, Britain developed railway ports and irrigation facilities since it suited the economic interest of Britain and thwarted the growth of modern industries. ब्रिटेन ने देखिए रेलवे पोर्ट्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें डेवलप किया क्योंकि ये इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बहुत सूट करता था. एंड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. क्या इसकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ब्रिटेन का रेलवेज़ को इस्टेब्लिश करना. द रेलवे एनेबल्ड द स्पीडिंग अप कमर्शलाइजेशन रीचिंग अप टू द ऑल कॉर्नर्स ऑफ कंट्री. रेलवे के अंदर, रेलवे जो था, रेलवे के अकॉर्डिंग, रेलवे एनेबल द स्पीडिंग ऑफ कमर्शलाइजेशन, रेलवे ने बहुत ही तेज़ तरीके से, बहुत ही कमर्शलाइजेशन को बहुत स्पीडली किया. रीच अप टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, हर कॉर्नर तक कमर्शलाइजेशन को पहुंचाना ये रेलवे से ही पॉसिबल हो पाया. एक्सपोर्ट ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना. फास्ट ट्रांजैक्शंस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू द पोर्ट, फास्ट ट्रांजैक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू द पोर्ट्स, रॉ मटेरियल का पोर्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि रॉ मटेरियल्स को जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ तक पहुँचाना, और जो रेडीमेड गुड्स हैं उनको नीडी जो प्लेसेस हैं वहाँ तक पहुँचाना. तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, इसमें ट्रेन्स यानी कि रेलवेज़ जो है, रेलवेज़ ने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया कॉटन ट्रेड के लिए, रॉ मटेरियल्स वगैरह पहुंचाने के लिए, पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली इनको. ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये फर्स्ट रेलवे है जो 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी. ये आपके क्लास 7th में भी था. फर्स्ट रेलवे आपको पिक्चर दी हुई है. अब हम बात करते हैं विज़न ऑफ न्यू दिल्ली की. रेलवेज़ हमने देख लिया, रेलवेज़ ने ब्रिटिशर्स को बहुत हेल्प किया. ब्रिटिशर्स को इस चीज़ में बहुत हेल्प मिली कि ईज़िली वो कहीं पर भी आ जा सकते थे और ईज़िली कहीं से भी रॉ मटेरियल वगैरह को, यानी कि इंडिया को खाली करने में सबसे ज़्यादा जो सहायता मिली वो ट्रेन से मिली. द विज़न ऑफ न्यू दिल्ली, दिस इज़ हाउ वायसराय हार्डिंग जो थे एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ दिल्ली एज कैपिटल. इससे पहले जो हमारी कैपिटल थी वो क्या थी, कैलकाटा थी, लेकिन वायसराय हार्डिंग ने कहा कि दिल्ली को कैपिटल बनाना चाहिए. द चेंज वुड स्ट्राइक द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और ये जो चेंज था वो लोगों की इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था. वुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल एज द असर्शन ऑफ अनफाल्टरिंग डिटर्मिनेशन टू मेंटेन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश रूल को अच्छे से, क्योंकि कैलकाटा, देखिए कैलकाटा में जब इनकी कैपिटल थी तो कैलकाटा में कैपिटल होने से ये कंप्लीट जो इंडिया है उस पर नज़र नहीं रख पा रहे थे, और इनको जो सबसे ज़्यादा जो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो नदर्न इंडिया से मिल रही थी. तो इन्होंने इसीलिए ये कहा कि हमें न्यू दिल्ली को बनाना चाहिए. न्यू दिल्ली से हम जितने भी वहाँ पर जो भी स्टेट्स हैं उनके थ्रू हम पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल रख पाएंगे. तो ये जो चेंज था वो लोगों के माइंड में बहुत स्ट्राइक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैलकाटा को छोड़कर दिल्ली पर क्यों कब्जा किया जा रहा है. लेकिन फिर भी सबने इसे एक्सेप्ट कर लिया और करना पड़ा, क्योंकि वो ये कि फिर रिवॉल्यूशन करना पड़ता और बहुत सारी चीज़ें थी. ऑफ एन अनफॉल्टरिंग डिटर्मिनेशन टू मेंटेन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अनफॉल्टरिंग यानी कि डिटर्मिनेशन जब कर लिया इन्होंने कि हमें यहीं पर करना है, इसको रूल को स्थापित करना है, तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया और फिर कोई भी इन्हें मना नहीं कर पाया, क्योंकि ब्रिटिश रूल को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका था वो था कि आप दिल्ली
को अपनी क्या बना लें, कैपिटल बना लें, और ऐसा ही इन्होंने किया। आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर जो थे उन्होंने क्या कहा, देखिए, द न्यू कैपिटल मस्ट बी स्कल्पचर मॉन्यूमेंट ऑफ द गुड गवर्नमेंट एंड यूनिटी विच इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। नई जो कैपिटल थी मस्ट बी द स्कल्पचर मॉन्यूमेंट, उसमें पहली जो फर्स्ट कैपिटल जो न्यू दिल्ली थी, स्कल्पचरल मॉन्यूमेंट ऑफ द गुड गवर्नमेंट, अच्छी गवर्नमेंट के लिए, स्कल्पचर मॉन्यूमेंट को अच्छी गवर्नमेंट के लिए बनाया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा क्योंकि ये आर्किटेक्ट थे। और यूनिटी विच इंडिया, यूनिटी जो कि इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जब ये यूनिटी पूरी इंडिया जो है वो न्यू कैपिटल बनाने के लिए रेडी है, चाहे वो प्रेशराइज करके हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो पूरी कैपिटल जब बनने के लिए रेडी है या पूरी कंट्री एक साथ जब सहमति से है, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया दिस इज़ नॉट अ मेयर वेन्यर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कल्चर। तो ब्रिटिश रूल को मतलब इसे एंजॉय करना चाहिए और इसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो एक ऐसे ही चीज़ नहीं है कि नॉर्मली हम ले सकते हैं उसको। ब्रिटिश रूल का इंडिया में आना, इट इज़ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द ग्रोथ, ये एक नई सिविलाइजेशन है ग्रोथ में। इट इज़ अ न्यू सिविलाइजेशन ऑफ ग्रोथ, इन ग्रोथ अ ब्लेंड ऑफ बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के सबसे अच्छे जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं उनका क्या है, मिक्सचर है ब्रिटिश इंडिया। इट इज़ टू दिस ग्रेट फैक्ट दैट द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली शुड बी अ टेस्टिमोनी। 2 अक्टूबर 1912 को, क्योंकि 1911 तक तो कैलकाटा ही थी कैपिटल हमारी, तो ये बहुत ही ग्रेट फैक्ट था आर्किटेक्चर के लिए कि दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है उसे ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, ये सब कुछ उसे अपने जो भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी बियर करनी पड़ेंगी। दिल्ली की स्टोरी अब हम देखते हैं। द स्टोरी ऑफ दिल्ली, स्टार्टिंग तो हो गया था कि यानी यहाँ पे डिसीजन तो ले लिया गया था कि दिल्ली को ही कैपिटल बनाना होगा। दिल्ली हैड बीन द सेंटर ऑफ पावर ओवर 1000 years। दिल्ली हैड बीन द सेंटर ऑफ पावर ओवर 1000 years। दिल्ली 1000 years से ऊपर तक काफ़ी अच्छी पावर रही थी, यानी बिल्कुल सेंट्रल पावर में रही थी, बट विद गैप्स इन बिटवीन। लेकिन जब गैप आया राइट फ्रॉम द डेज जब राजपूत किंग्स जो थे, राजपूत किंग्स पर मुगल डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, तो दिल्ली जो थी वो वैसे तो पहले तो सेंटर हुआ करती थी पावर्स का, लेकिन फिर उन्होंने आगरा को अपना मेन जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो बनाया। सिटी डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑन द लेफ्ट ऑफ द रिवर यमुना ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज़। क्योंकि मुगल डायनेस्टीज़ जो थी उन्होंने ज़्यादातर जो सिटीज़ डेवलप की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ, ज़्यादातर उन्होंने जो सिटीज़ डेवलप की वो थी यमुना के लेफ्ट बैंक के पास, लेफ्ट तरफ, यानी यमुना के जो बायां जो किनारा है, लेफ्ट साइड का जो किनारा है यमुना, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज़, डिफरेंट डायनेस्टीज़ के रीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसे सेट किया। रेमिनेंट्स ऑफ ऑल दीज सिटीज़ कैन स्टिल बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न दिल्ली। और ये जो सारे के सारे रहनिवास थे ये उस समय भी या आज तक भी मॉडर्न दिल्ली से डिफरेंट ही दिखाई देते हैं। यानी कि दिल्ली जो है, दिल्ली का जो गैप आया नहीं, दिल्ली हमेशा सेंट्रल पावर्स में हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली का गैप तब आया जब राजपूतों के ऊपर मुग़लों ने अपना कब्ज़ा जमाना चाहा, और जब मुग़लों ने अपना कब्ज़ा इनके ऊपर जमाया तो राजपूत जो थे इन्होंने इनसे दिल्ली को छीन करके इन्होंने क्या किया कि आगरा यानी कि यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। अब देखिए नेक्स्ट अब बात करें कि शाहजहानाबाद, ये तो हो गई दिल्ली की स्टोरी। अब शाहजहानाबाद देखें। शाहजहानाबाद क्या था, किस जगह का नाम रखा था, कैरेक्टर ऑफ द सिटी। इसका नाम जो दिल्ली का नाम है उसको चेंज करके रख दिया गया था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद वॉज बिल्ट बाय द मुग़ल एम्परर शाहजहां। शाहजहानाबाद जो है ये मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनाया था 1639 में। इसमें फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स यानी कि किलों के तरह राजमहल, सिटी एडजॉइनिंग इट, और उसके अंदर सिटी भी थी,
रेड फोर्ट कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट जो है, इस राजमहल में रेड फोर्ट यानी जो आज का आपका जो लाल किला है, जिस रेड फोर्ट को आप दिल्ली में देखने भी जाते हैं हिस्टोरिकल पैलेसेस में, तो रेड फोर्ट उस महल में हुआ करता था। द वॉल्ड सिटी इन टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ द रेड फोर्ट। वॉल्ड सिटी यानी कि पूरी सिटी के चारों तरफ दीवारें बनवा दी गई थी वेस्ट ऑफ द रेड फोर्ट में। एंड द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक एंड फैज बाजार, मेन स्ट्रीट्स जो थी चांदनी चौक और फैज बाजार, were made broad enough to that royal processions could pass through them। मेन स्ट्रीट जो थी चांदनी चौक और फैज बाजार की, वो इतनी ज़्यादा चौड़ी थी कि रॉयल प्रोसेशंस भी उसमें से निकल सकते थे, यानी इतनी चौड़ी चौड़ी गलियाँ थी कि शाही जो जुलूस हैं वो भी निकाले जा सकते थे। अ कैनल ran down the center of चांदनी चौक, चांदनी चौक के बीचों बीच से एक नहर निकला करती थी। जामा मस्जिद वॉज बिल्ट इन द डेंसली पैक्ड मोहल्लास, जामा मस्जिद जो है वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले मोहल्लास में बनाई गई थी। एंड वेरियस बाजार्स, बहुत सारे बाज़ारों में, जहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे बाज़ार हैं और मोहल्ले भी काफ़ी भीड़ भरे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर रहते थे। इट वॉज अमंग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया, पूरे इंडिया में ये सबसे बड़ी और सबसे ग्रैंड यानी बहुत ही शाही मस्जिदों में आती है। एट दैट टाइम देयर वॉज नो प्लेस हायर देन जामा मस्जिद इन द सिटी, उस समय जामा मस्जिद से ऊंची कोई भी इमारत नहीं थी पूरी सिटी में। तो ये दिल्ली है, जिसको दिल्ली को क्या बना दिया गया, शाहजहानाबाद। तो शाहजहां ने बनाया 1639 में, ये आपको लर्न करना होगा। कल्चर ड्यूरिंग शाहजहांस टाइम, शाहजहां के टाइम पर दिल्ली वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर, दिल्ली जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया सूफी कल्चर का। देयर वर मैनी दरगाहs, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दरगाह, खानकाह, ईदगाह इन दिल्ली, ईदगाह भी होती थी दिल्ली में। ओपन स्क्वायर्स वाइडिंग लेन्स, और छोटी छोटी स्क्वायर जो वाइडिंग लेन्स हैं, क्वाइट कोल्डी सैक एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्ली रेजिडेंट, दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यही सारी चीज़ें थी। ओपन स्क्वायर्स, वाइंडिंग लेन्स, क्वाइट कोल्डी सैक्स एंड वाटर चैनल्स, यानी नहरें वगैरह, नहीं कहने के मतलब है फैसिलिटीज़ जो हैं वो सभी तरह की प्रोवाइड करवाई गई थी दिल्ली रेजिडेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए आप शाहजहानाबाद की पिक्चर देख ही रहे हैं, काफ़ी चौड़े रास्ते इसमें हैं, रेड फोर्ट का फ्रंट है ये। सोशल डिस्पैरिटीज़, अब सोशल डिस्पैरिटीज़ क्या थी, बहुत सारे डिविजन्स थे रिच और पुअर के बीच में। देयर वर शार्प डिविजन्स बिटवीन रिच एंड पुअर, हवेलीज और मैंशंस जो थे वर इंटरप्रेस्ड विद द फार मोर न्यूमरस मड हाउसेस फॉर द पुअर, हवेली और मैंशंस जो थे वो तो इंटरप्रेस्ड थे, लेकिन बहुत सारे वहाँ पर हाउसेस भी थे, मड हाउसेस, पुअर के, गरीब लोग जो थे वो मिट्टी के घरों में रहा करते थे। द हवेलीज वर मींट फॉर द लार्ज जॉइंट फैमिलीज, हवेली जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट यानी संयुक्त परिवारों के लिए, जॉइंट फैमिलीज़ के लिए बनाई जाती थी। एंड दियर सर्वेंट्स, और उनके सर्वेंट्स के रहते थे उसमें। रिच मुगल नोबल्स लिव्ड इन लार्ज हवेलीज, बड़े बड़े जो मुगल नोबल्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हवेलियों में रहा करते थे। द हवेलीज हैड कोर्टयार्ड्स सराउंडेड बाय मैनी रूम्स, हवेलीज में बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे जिनके चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे। इन 2 और मोर फ्लोर, 2 या 2 मंजिल से ज़्यादा। आउटर रूम्स हमेशा गेस्ट के लिए यूज़ किया जाता था एंड बिजनेस पर्पजेज़ के लिए। वुमेन लिव्ड इन द इनर रूम्स, वुमेन हमेशा इनर रूम्स में रहा करती थी। ग्रेजुअली ड्यूरिंग डिक्लाइन इन मुगल नॉबिलिटी, ग्रेजुअली धीरे धीरे मुगल नॉबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। एंड द हवेलीज लॉस्ट दियर ग्रैंडियर, हवेलीज ने अपनी जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे खो दी। पार्ट्स ऑफ देम वर रेंटेड आउट एज वर्कशॉप्स एंड वेयर हाउसेज, पार्ट्स ऑफ देम जो थे वो उनके वर्कशॉप और वेयर हाउसेज के लिए रेंट पर दिए जाने लगे। थस ये देखिए आपको पुरानी हवेली जो है ये दिख रही है, आपको दिल्ली में ऐसी देखने के लिए अभी भी मिल सकती हैं। इसीलिए फ्रेगमेंटिंग एंड बिल्डिंग्स, फ्रेगमेंट किया गया बिल्डिंग्स को, यानी थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट्स कराए गए, सुधार कराए गए। चेंजिंग दियर ओरिजिनल कैरेक्टर, उनके ओरिजिनल कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ
द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड डांस वॉज यूजली इंजॉयड ओनली बाय मैन। कलरफुल जो वर्ल्ड था पोइट्री का और डांस का वो सिर्फ मैन ही इंजॉय करते थे, वुमेन घरों में रहा करती थी। सेलिब्रेशंस और प्रोसेशंस जो थे ओफन लेड टू सीरियस कन्फ्लिक्ट, उसमें काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स थे कि कौन किस तरीके के जो सेलिब्रेशंस हैं वो कर सकता है, प्रोसेशंस निकाल सकता है। तो ये था हमारा शाहजहानाबाद के बारे में टॉपिक, दिल्ली के बारे में। अब ये तो हमारी ओल्ड दिल्ली हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की शुरुआत कैसे हुई? ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली आपने सुना होगा, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम न्यू दिल्ली के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।